भारत के आसियान के साथ संबंधों का चर्चा अक्सर होता है और आसियान एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है भरोसे के साथ कि यूरोपीय समुदाय के अलावा यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी क्षेत्रीय संगठन ने अपनी अलग पहचान बनाई है तो वह आसियान ही है। आसियान का गठन जब 1967 में हुआ था तो मात्र 5 देश इसके सदस्य थे, जिनमें एक थाईलैंड था, मलेशिया, सिंगापुर था, इंडोनेशिया था और फिलीपींस था। ये सारे के सारे देश अमेरिकी पक्षधर देश तब गिने जाते थे। उस समय वियतनाम का युद्ध पूरे उफान पर था और ऐसा लग रहा था कि वियतनामी कभी भी दक्षिण पूर्व एशिया में अन्यत्र अपना प्रभाव फैला सकते हैं। कंबोडिया गृह युद्ध की चपेट में था, लाओस गृह युद्ध की चपेट में था और अमेरिकी बहुत आशंकित थे कि चीनी कभी भी इस हिंसा को और जगह बढ़ा सकते हैं। तो उस समय एक तरह से आसियान का गठन किया गया था साम्यवाद के प्रतिरोध के रूप में और इसके अधिकांश सदस्य मूलतः मलयवंशी थे, थाईलैंड को छोड़कर और सिंगापुर की बहुसंख्यक चीनी आबादी को छोड़कर। मगर चीन और साम्यवाद के विरुद्ध जो एक घेराबंदी हो रही थी उसकी नींव रखी जा रही थी आसियान से। और आसियान में इंडोनेशिया जो कभी कूटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य रहा था उस समय तक वहां गेस्टापो हो चुका था। 1965 में गेस्टापो यानी वह रक्त रंजित क्रांति जिसने सुकार्नो को अपदस्थ किया था, जिसके बाद व्यापक सांप्रदायिक दंगे चीनी मूल के इंडोनेशियाई नागरिकों के खिलाफ भड़के थे और एक जो बड़ी साम्यवादी पार्टी थी जिसका नेतृत्व प्रवासी चीनियों के हाथ में था उसको राजनीति से खारिज कर दिया गया था। तो एक तरह से इंडोनेशिया के नवनिर्माण की जो रूपरेखा तैयार कर रहे थे उसको उस समय व्यंग में कहा जाता था कॉर्नेल माफिया, यानी कॉर्नेल विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे जो अर्थशास्त्री विशेषज्ञ थे वो अमेरिकी तरीके का, अमेरिकी नमूने का विकास का मॉडल इंडोनेशिया के सामने रख रहे थे। यदि आप देखें तो तब से अब तक आसियान का स्वरूप आमूलचूल बदल गया है। जिनके खिलाफ इसका निर्माण किया गया था वह सारे देश इसके सदस्य हैं। इसका सदस्य आज वियतनाम भी है एकीकरण के बाद, इसका सदस्य कंबोडिया भी है, इसका सदस्य लाओस भी है और इसका सदस्य आज बर्मा भी है। तो यदि आप देखें तो इसमें आज जिस इलाके को दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाता है उसके 10 के 10 देश इसके सदस्य हैं। बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सब देश आज आसियान में है। अर्थात कोई भी देश दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा नहीं है जो आसियान का सदस्य न हो। एक जमाना था जब आसियान का गठन हुआ था तो ये सारे देश कहीं ना कहीं सामरिक सैनिक गठबंधन में आंजुस के जरिए, सियोटो के जरिए अमेरिका के साथ जुड़ रहे थे। फिलीपींस के बारे में तो यहां तक व्यंग किया जाता था कि वो अमेरिका का 51वां राज्य है। मगर यदि आज के आसियान देशों पर हम नजर डालें तो हमको लगता है कि यह वह देश हैं जिनमें से अधिकांश के साथ भारत के हजारों साल पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक और आर्थिक नाते रहे हैं। बात आगे बढ़ाने के पहले मानचित्र पर नजर डालें तो फिर एक बात रेखांकित करने की जरूरत है कि इस पूरे इलाके को दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाना शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब श्रीलंका में नौसैनिक कमान थी अंग्रेजों की। उसके कमांडर थे लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत में बाद में वाइसरॉय बने और उन्होंने अपनी सुविधा से इसे साउथ ईस्ट एशिया कहा था। ईस्ट एशिया से अलग करते हुए, वेस्ट एशिया से अलग करते हुए, नियर ईस्ट से अलग करते हुए और जाहिर है साउथ एशिया से अलग करते हुए। तो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनको मोटा मोटी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से सदियों से भारत के प्रभाव क्षेत्र में, इस शब्द को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक अधिक था, और वह हिस्सा जो चीन के प्रभाव में रहा था। तो जो फ्रांसीसी साम्राज्य का हिस्सा था वो कहलाता था हिंद चीन, इंडो चाइना। मतलब वहां पे एक सीमा रेखा बंटती थी कि वहां तक भारत का सांस्कृतिक प्रभुत्व था, असर था, और उसके दूसरी तरफ का जो इलाका था वहां धर्म की दृष्टि से वियतनाम में बौद्ध धर्म था, मगर नस्ल की दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से चीन का प्रभाव कहीं अधिक था। इसी तरह आप बर्मा में कह सकते हैं कि बर्मा में जो नस्ली मूल के लोग हैं, आदिवासी मूल के लोग हैं, शान और बर्मन हैं, वो शायद तिब्बतो बौद्ध मंगोलों के निकट पहुंचते हैं, मगर सांस्कृतिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से उनका नाता भारत के साथ लगभग अभिन्न रहा है। सिर्फ फिलीपींस एक ऐसा देश है जो एक और तरह से भिन्न है कि अधिकांश देश दक्षिण पूर्व एशिया के या तो अंग्रेजों का उपनिवेश थे, या फ्रांसीसियों का उपनिवेश थे, या डच उपनिवेश इंडोनेशिया रहा था।
मगर फिलीपींस एक अकेला ऐसा देश था जो अपने को हिस्पानी उपनिवेश मानता रहा है। वहां की भाषा हिस्पानी है और बाद में अमेरिकियों का प्रभुत्व वहां हुआ है, तो उसको कई लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि वो एक ऐसी संतान है जिसके माता पिता रोमन कैथोलिक चर्च और हॉलीवुड रहे हैं, मगर उसकी जो शख्सियत है वो बाकी देशों से काफी भिन्न है। इसके अलावा जो चीज महत्वपूर्ण है वो 3 खाइयां तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। वह इलाका जो भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव का है, वह इलाका जो चीनी सांस्कृतिक प्रभुत्व का है, वह इलाके या वह देश जो अलग अलग औपनिवेशिक मालिकों के कारण अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों, भाषा, शिक्षा, कानूनी व्यवस्था के वारिस बने। इस सारी बात को देखते हुए हम इतिहास के पन्ने दोहराएं उसके पहले हमको कुछ चीजें फिर स्पष्ट करनी जरूरी होंगी। जब हम भारत के प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं, जो राजराजेंद्र चोल के शासनकाल में जब दक्षिण से चोल एक नाविक बेड़ा इंडोनेशिया तक गया और उनमें से अनेक लोग वहीं बस गए और उन्होंने भारतीय दर्शन, चिंतन, भाषा के आधार पर वहां राजनीतिक प्रणाली का सूत्रपात किया। तो वहां शैलेंद्र का जो साम्राज्य था, मजपहित का जो साम्राज्य था, गजमदा का नाम का जो साम्राज्य था, वो बिल्कुल भारतीय राजनीतिक प्रणालियों का प्रतिबिंब है। और यदि आप देखें तो भाषा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से वहां एक अद्भुत समन्वय हुआ है, शैव संप्रदाय का और बौद्ध संप्रदाय का। और यदि आप देखें इंडोनेशिया में तो संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बोरोबुदुर में है। वहां योग्यकार्ता में प्रम्बानंद का देवालय है, जहां एक मुसलमान सुल्तान की पुत्री योग्यकार्ता में रामलीला में सीता का पाठ अदा किया करती थी। तो ये जो जकार्ता का बीच का द्वीप है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे समृद्ध है, उसका सबसे करीबी नाता भारत के साथ सदियों से रहा है। स्वयं एक बार राष्ट्रपति सुकर्ण जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने नाते हैं और इन्हें हमें भविष्य में भी अक्षत रखना चाहिए। ये हजारों द्वीपों का एक समूह है जिसमें सुमात्रा का जो द्वीप का एक छोर है वो हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप तक पहुंचता है और दूसरा छोर जो इंडोनेशिया का है वो मोलक्कास तक पहुंचता है, लगभग प्रशांत महासागर के परिधि को पखारता हुआ। यहाँ इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में सबसे बड़ा देश है, जहां भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव सबसे स्पष्ट है। वो रामायण और महाभारत को अपना मिथक मानते हैं। इनके आधार पर उनके यहाँ छायाचित्र होते हैं, उनके यहाँ कठपुतलियों का वयांकुलित नृत्य होता है और वो उनको इस बात से आपत्ति होती है कि भारतीय ने अपना क्यों कहते हैं। कथानक थोड़े फर्क होते हैं, मगर हमें ये समझने की जरूरत है कि ऐसा कैसे हुआ कि जिस देश के साथ हमारे सांस्कृतिक नाते सबसे घनिष्ठ थे, बहुत कम समय में उसके साथ हमारी दूरी भी सबसे ज्यादा बन गई। ये आकार का एक अंतर हमको और याद रखने की जरूरत है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ही एक बड़ा द्वीप है जो संसार के सबसे बड़े द्वीपों में एक है, बोर्नियो पूर्ण द्वीप जो कहलाता था, जिसका नाम बोर्नियो उसके संस्कृत नाम पूर्ण द्वीप से ही निकला माना जाता है, जिसके ऊपरी तट को छोड़कर बड़े भूभाग पर इंडोनेशिया का कब्जा है। इसका भाषा मलयू में नाम कालीमांतान है और कालीमांतान उतरा, सिर्फ उत्तर कालीमांतान जो है वो मलेशिया के पास है, जिसमें छोटी सी रियासत ब्रुनेई की इस्लामी तेल उत्पादक रियासत है। बाकी भूभाग पर इंडोनेशिया का कब्जा है और इंडोनेशिया के द्वीप समूह के अलावा जो इरियान बारात वाला पापुआ न्यू गिनी का इलाका है वो भी आज इंडोनेशिया के ही आधिपत्य वाला इलाका माना जाता है। तो यदि आप देखें तो अपने आप में आसियान में सदस्य देशों में इंडोनेशिया एक ऐसा है जिसका सबसे बड़ा आकार है, सबसे बड़ी आबादी है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, तेल उत्पादक देश है, आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान सशस्त्र सेना का रहा है और उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सर पर एक छतरी की तरह फैले हुए हैं। तो उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज न ऑस्ट्रेलिया कर सकता है न न्यूजीलैंड कर सकता है। इनका एक नाता चीन के साथ लगभग बैर का तो नहीं पर आशंका वाला निरंतर हाल के वर्षों में रहा है। अब आप बाकी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात करें तो कभी इस पूरे इलाके को वियतनाम समेत बृहत्तर भारत का नाम दिया जाता था और ये बृहत्तर भारत का नाम देने वाले कोई अति राष्ट्रवादी भारतीय इतिहासकार नहीं थे। फ्रांसीसी इतिहासकार पॉल सेदिस जैसे लोगों ने उल्लेख किया है कि ईसा की सदी की पहली दूसरी शताब्दी में फूनान और चंपा में, जो आज का वियतनाम है, भारतीय प्रेरणा से प्रेरित शासक राज कर रहे थे। बौद्ध धर्म वहां पहुंच चुका था। यदि आप
हिंद चीन के इलाके को देखें तो वहाँ जो कंबोडिया है, जहाँ कभी खमेर वंश के लोग शासन करते थे, वहाँ संसार का सबसे भव्य हिंदू वैष्णव मंदिर है अंकोर वट का, जिसका दायरा, जिसका परकोटा है, वो कई मील तक फैला हुआ है। और गृह युद्ध में भारी तोपबारी बमबारी के बावजूद उन अप्सराओं की मूर्तियों को, समुद्र मंथन की मूर्तियों को, विष्णु की मूर्तियों को कोई नष्ट नहीं कर सका है। जंगल उसके चारों ओर घिराया था, फ्रांसीसियों ने इसकी खोज की थी। तो ये छाप, यदि जैसा गांधार कला के बारे में कहा जाता है कि बनाने वालों के हाथ भारतीय थे मगर उनके मन, उनकी आत्मा यूनानी थी, इसका उल्टा यहाँ देखने को मिलता है। बनाने वालों के हाथ खमेर के कंबोडिया ये लोगों के हो सकते हैं, मगर उनकी आत्मा, उनकी जो मूल भावना थी वो यहाँ से प्रेरित थी। यही कुरुक्षेत्र नाम का एक गांव भी आपको देखने को मिलता है। मगर ये बात सिर्फ भारतीय प्रभाव कंबोडिया तक सीमित नहीं है। वहाँ जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दिनों में नेता थे नरोत्तम सिंहनुख, तो उनका नाम नरोदोम सिंहनुख था, जो फ्रांसीसी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मगर उनका नाम नरोत्तम सिंहनुख था, जैसे सुकर्णो का था। सुकर्णो की पुत्री का नाम इंडोनेशिया में मेघावती सुकर्णो था। आप कंबोडिया से इस तरफ आए तो कंबोडिया का बैर कभी कभी रहा है थाईलैंड के साथ सीमा विवाद को लेकर, मगर चाहे लाओस हो चाहे थाईलैंड हो, वहां आपको, अगर आप थाईलैंड में जाएं तो आपका अभिवादन लोग स्वादी करके कहते हैं, जो स्वस्ति सूचक है। यदि आप लाओस में जाते हैं तो वहां आपको वही प्रतीक देखने को मिलते हैं, छत्र, ऐरावत हाथी, और वही विनम्रता, वही संस्कार जो फ्रांसीसी शासन के सैकड़ों वर्ष बाद भी अक्षत रहा है। थाईलैंड के बारे में एक रोचक पक्ष और है कि थाईलैंड का दावा यह है कि पूरे यूरोपीय औपनिवेशिक शासनकाल में वह आजाद बना रहा। इसकी रणनीति क्या थी कि जिस तरह हवा के झोंकों से बड़ा पेड़ तो उखड़ जाता है, मगर बांस जो होता है वो झुकता रहता है हवा के साथ, तो वो कभी टूटता नहीं है। हवा का झोंका गुजरने के बाद, अंधड़ गुजर जाने के बाद वह फिर खड़ा हो जाता है। तो थाईलैंड ने बड़े कौशल के साथ अपनी स्वाधीनता को सीमित किया, अपने से अधिक शक्तिशाली आक्रामक के आते वक्त, मगर अपनी स्वाधीनता को कानूनी दृष्टि से अक्षत बनाए रखा। अब यहाँ फिर हम पहुंचते हैं दो और महत्वपूर्ण देशों की ओर, जिनके साथ भारत के संबंध सैकड़ों वर्ष पुराने ना हो, मगर बहुत घनिष्ठ और आत्मीय नाता रहा है। इनमें एक मलेशिया है और दूसरा सिंगापुर है। सिंगापुर एक छोटा सा द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी आबादी मुश्किल से 30 लाख के आसपास पहुंचती है, 40 लाख के आसपास पहुंचती है। एक नगर पालिका जैसा उसका विस्तार है, नगर राज्य है, मगर वह एक छोटा मछुआरों का गांव था, जिसकी एक नगर राज्य के रूप में जिसका विकास हुआ है ब्रिटिश शासनकाल में स्टेफर्ड रेफल्स के द्वारा, और इसने बहुत तेज तरक्की की है। कभी ये बनना चाहता था एक हिस्सा मलेशिया का, मगर बाद में इसका मलेशिया के साथ एकीकरण बहुत कम समय चला, विवाह विच्छेद हो गया और उसको अपने पीने के पानी तक के लिए निर्भर रहना पड़ता है मलेशिया पर। मगर इसको इस छोटे नगर राज्य के चीनी नागरिकों के जीवट और परिश्रम का परिणाम कहना चाहिए कि आज इसकी गिनती संसार के सबसे विकसित देशों में होती है, और वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के वक्त अमेरिका का विरोध करने की क्षमता भी रखता है, एशियाई मूल्यों की बात भी करता है, और जीवन यापन स्तर जब उसका बहुत सुधर गया तो भारत को एक प्रवचन भी देता है कि भारत के नेतृत्व ने क्या गलतियां की। वही भूल जाते हैं सिंगापुर के नेता कि भारत का आकार कितना बड़ा है, भारत की आबादी की बहुलता कितनी विकट है, मगर ये बात दीगर है। जो बात मलेशिया पे लागू होती है, जो पहले मलया कहलाता था, उसके साथ भारत के संबंध बहुत घनिष्ठ रहे हैं। अंग्रेजी शासनकाल में मलया अंग्रेजों का उपनिवेश था और भारत से बहुत बड़े पैमाने पर बधुआ मजदूर, इंडेंचर्ड लेबर वहां रबर के बागानों में काम करने को ले जाए गए, वहां टिन की खानों में काम करने को ले जाए गए। और एक समय था 1960 के दशक के मध्य में जब वहां की कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा भारतवंशियों का था, और यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि जो वहां संतुलन था आबादी का, करीब 35% की आबादी से 38% की आबादी चीनी वंशियों की थी, जिनका रुझान साम्यवादी चीनियों की ओर माना जाता था उस समय, और कम से कम उनका समर्थन मलय मूल के लोगों को नहीं मिलता था। उनको लगता था कि चीनी उद्यमी होते हैं, मलय मूल के लोग आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, कोताही करते हैं, आदि आदि। और जो मलय अपने को भूमिपुत्र कहते थे, वो इस अहंकार में मस्त रहते थे कि वो तो शासक हैं, वो उन्होंने तो हमेशा इस भूमि में शासन किया है, अंग्रेजों ने उन्हें गुमाल बनाया, मगर उनकी ठसक बरकरार थी और वो इस्लामी थे। तो एक तरह से एक धर्म का विभाजन था, एक सामंतशाही का विभाजन था, और एक मलयों की उस प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति से चीनी और भारतीय खिन्न थे, जिन्हें लगता था कि यदि वो कामकाजी होते तो इतने बड़े पैमाने पर बाहर से बधुआ मजदूर लाने की जरूरत नहीं पड़ती और नहीं बिचौलिए दलाल लाने की जरूरत पड़ती।
मगर मलेशिया का कमोबेश संस्कार एक ऐसे संघीय राज्य का था जहां 7-8 छोटी-छोटी रियासतें मिलकर एक संघ का हिस्सा बनी थी और जिन्होंने कमोबेश अंग्रेजी भाषा अपनाई थी, अंग्रेजी कानूनी प्रणाली अपनाई थी और अंग्रेजी शिक्षा और कानूनी प्रणाली के अलावा लगभग एक उदार जनतंत्र की तरफ उनका विकास, वो निरंकुश तानाशाही नहीं थी, निरंकुश राजशाही नहीं थी, वो एक तरह का संवैधानिक राजतंत्र वहां चलता था। भारतवंशियों को लगता था कि इस नए राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मलयन इंडियन कांग्रेस थी, मलयन चाइनीज एसोसिएशन थी और एक उत्सान मलयू नामक जमावड़ा था मलय लोगों का, वो था। साम्यवादी रुझान के लोगों की एक पार्टी बारिसान सोशलिस्ट थी। मगर ये सारी बातें आज गौण हैं। कम्युनलिज्म शब्द का पहले पहले प्रयोग एक समाजशास्त्री के.जे. रत्नम ने मलया के संदर्भ में किया था कि बहुलवादी समाज में सांप्रदायिक राजनीति कैसे होती है और उसका समीकरण कैसे बैठता है। तो एक लंबे समय तक भारतवंशियों के कारण एक समीकरण चुनावी राजनीति में बना रह सका था। यह चुनावी राजनीति का समीकरण 1960 के दशक में नष्ट हो गया और उसके बाद से भारतवंशियों के लिए एक वहां रहना मलया में थोड़ा कठिन हो गया। मलेशिया तब उसका नाम हो चुका था, उसकी राजनीति का इस्लामीकरण निरंतर बढ़ता चला गया है और आज इसके कई परिणाम जो भारतीय विदेश नीति के लिए दुखद हैं सामने आ रहे हैं। मगर उल्लेखनीय बात यह है कि आज भी मलेशिया की आबादी में भारतवंशियों की तादाद काफी है और भारत को मलेशिया के इस्लामीकरण से निश्चित रूप से राजनयिक कष्ट है। भारत में इस्लामी कट्टरपंथी को बढ़ावा देने वाला जाकिर नायक जब शरण लेता है मलेशिया में, तो भारत के अनेक निवेदनों, अनुग्रह, आग्रहों के बावजूद मलेशियाई सरकार उसको भारत को प्रत्यार्पित करने को राजी नहीं होती है। यही स्थिति तब भी होती है जब जम्मू कश्मीर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव होता है, तो मलेशिया के 92 वर्षीय वयोवृद्ध प्रधानमंत्री भारत की आलोचना कड़े शब्दों में करते हैं और कहते हैं कि भारत ने गलत किया है। और जब भारत से अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताता है और शिकायत करता है, तो कहते नहीं, सिद्धांतों की बलि नहीं दी जा सकती है, हम तो भारत का किया गलत ही मानेंगे। जब भारत ये कहता है कि यदि ऐसा रहा तो हमें मलेशिया के साथ अपने आर्थिक संबंधों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं वो जो चाहे सो करे, हम अपनी बात पर अडिग रहेंगे। न केवल इतना, मलेशिया की राजनीति के इस्लामीकरण का ही यह प्रभाव हुआ है कि वहां कानून के राज के बारे में भी लोगों को संदेह है। आज जो महातिर के दाहिने हाथ समझे जाते हैं उप प्रधानमंत्री हैं, वो कभी एक बार खुद इसकी चपेट में आए थे जब महातिर उनसे नाखुश हो गए थे, तो अनवर इब्राहिम उन पर समलैंगिकता का आरोप लगाकर उन्हें वर्षों जेल में रखा गया और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया। मगर आज महातिर को ये लगता है कि जब वो अंत में मंच से विदा होंगे तो किसी भरोसे के आदमी के हाथ ही ये इस्लामीकृत मलेशिया को छोड़कर जाएंगे। विडंबना यह भी है कि महातिर अंशतः खुद भारतवंशी हैं, मगर यह बात गौण है। जो बात इस समय महत्वपूर्ण है वह यह है कि मलेशिया का राजनयिक स्वर कट्टरपंथी इस्लाम के समर्थन वाला है। तुर्की के तरह वो भारत की आलोचना करते हैं और भारत के अब तक संबंध मलेशिया के साथ लगभग जाकिर नायक जब प्रत्यार्पण के मामले के पहले तनाव मुक्त रहे थे। मलेशिया पाम तेल के उत्पादकों में, ताड़ के तेल के उत्पादकों में सबसे बड़ा है और भारत उसका संसार में सबसे बड़ा ग्राहक है। तो यदि भारत पाम ऑयल नहीं खरीदता है तो चीन के बाद वो दूसरे नंबर पे है, और यदि भारत पाम ऑयल खरीदने के लिए इंडोनेशिया की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से भारत और मलेशिया के संबंध यथावत नहीं रह सकते हैं। ये पक्ष हमारे सोचने का है। अब इसी तरह जो एक और देश है वो बर्मा है, और बर्मा और म्यांमार के बारे में अक्सर हमें लगता है कि हमने क्यों इस देश की उपेक्षा की है, हम क्यों आसियान की जब बात करते हैं तो उसे भूल जाते हैं। इसके दो कारण हैं। इसका सारा दोष भारत को दिया जाना बिल्कुल गलत है। 1962 तक बर्मा भारत के बहुत निकट था। वहां के उनु भारतीय नेता नेहरू के बड़े मित्र सहयोगी थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दोनों कदम साथ मिलाकर चल रहे थे। मगर जब 1962 में तख्तापलट के बाद ऊनु को अपदस्थ कर दिया तो ऊनु शरणार्थी के रूप में भारत में रहने लगे। बर्मा ने यह तय कर लिया कि वो एकांतवास करेगा। उसने अपने पड़ोसियों से अपने को अलग थलग कर लिया। सैनिक तानाशाही ने अपने को अंतर्मुखी बना लिया और बर्मा जो कभी अपने खाद्यान्नों की जरूरत खुद पूरी करता था, जहां हीरे जवाहरातों का अंबार था, जो तेल उत्पादक देश था, वो लगभग दिवालियेपन की कगार तक पहुंच गया। और जो वहां छोटी छोटी जनजातियां थी, करें, निशान, मोन आदि, उनका उत्पीड़न बहुसंख्यक बर्मनों के द्वारा
होने लगा। इसका सबसे विकट स्वरूप आजकल देखने को मिलता है जब रखीन के प्रदेश में रहने वाले रोहिंग्याओं को लगता है कि वो राज्यविहीन हो गए हैं, उनके विरुद्ध बहुत उनका शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं, बर्मा उन्हें खदेड़ रहे हैं, उनका वंशनाशक नरसंहार हो रहा है। मगर लंबे समय तक बर्मा के सैनिक शासकों की रणनीति यह थी कि जियो और जीने दो। जितने लोग बगावत कर रहे हैं उनको सहायता देने वाला चीन था। चीन सैनिक शासकों को अपने विपक्ष में नहीं चाहता था, तो कहीं न कहीं यह वह इलाका था जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, जो थाईलैंड के उत्तर में, लाओस के उत्तर में, बर्मा के उत्तर में चीन की शान जो राज्य की मांग करने वाले लोग हैं, वहां से दक्षिणी चीन तक पहुंचता है, जहां तस्करी मादक द्रव्यों की होती है, जहां बागियों पर अंकुश लगाना बड़ा कठिन है, जहां सीमा रेखाएं बहुत स्पष्ट नहीं है, इलाका बहुत दुर्गम है, जहरीले सांप है, खुखार आदमखोर जानवर हैं, दलदल है, बीमारियां हैं। तो इस इलाके में जियो और जीनो की राजनीति का ही अनुसरण बर्मा करता रहा था। बर्मा स्वेच्छा से आसियान में बहुत दिनों तक नहीं गया था। आसियान के सदस्यों ने अमेरिका और जापान की इच्छा अनुसार उसके साथ संवाद शुरू करने की बात की थी। स्वीडन की कुछ कंपनियों ने वहां काम करना शुरू किया था, जापान की कुछ कंपनियों को प्रवेश मिला था, और यह आरोप लगाया जाता है कि जो सैनिक बर्मा के तानाशाह थे वो अंधविश्वासी भी थे, भ्रष्ट भी थे, और भ्रष्टाचार और कुनबा परस्तानाशाही के सहयोग से बर्मा में घुसपैठ करना बड़ा कठिन था। भारत की समस्या यह थी कि भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत में जो बगावतें सशस्त्र थी, नागाओं की, मिजो की, मणिपुर की, उनकी सीमाएं सरहद सटी थी बर्मा के साथ। वो कभी भी शरण लेने के लिए वहां जा सकते थे। तो इन पर नियंत्रण करने के लिए, इन पर काबू पाने के लिए बर्मा की सरकार के साथ भारत सरकार का सहयोग जरूरी था। बर्मा सरकार ने जब एक बार बड़े पैमाने पर भारत वंशियों को अपने यहाँ से निकाला, तो भारत ने उनके पुनर्वास का प्रबंध किया और उन्हें ग्रहण किया। मगर जब बर्मा के शासकों के तानाशाहों के विरुद्ध भारत के गांधी से, राष्ट्रपिता गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित ऑंग सान सू की ने अपना अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया, तो उन्हें इस बात से निराशा हुई कि भारत सरकार ने उनकी कोई सहायता या समर्थन अपेक्षित उन्हें नहीं दिया था। उनकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई है, उनकी माँ भारत में बर्मा की राजदूत रह चुकी हैं, उनको समर्थन देने वाला बाकी विश्व के सभी जनतांत्रिक देश थे, मगर भारत में सिर्फ उनको समर्थन, बर्मा के विद्रोहियों को, संतुष्टों को समर्थन सिर्फ एक बार मिला, जब जॉर्ज फर्नांडिस भारत के रक्षा मंत्री थे और जनता सरकार के उस दौर में उन्होंने अपने घर में बर्मा के छात्रों को, असंतुष्ट उपद्रवियों को संरक्षण दिया था। उनकी आलोचना भी इस कारण हुई थी। बाद के वर्षों में प्रणब मुखर्जी ने एक बार एक वक्तव्य दिया था कि बर्मा के साथ हमारे संबंध यथार्थवाद के आधार पर ही संचालित हो सकते हैं। वहां शासक उत्पीड़क हों, तानाशाह हों, मगर यदि हमारे राष्ट्रीय ये चाहते हैं, सामरिक हित, कि हम उनके साथ सहयोग करें, तो हमें उनके आंतरिक मामलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किंतु अपने राष्ट्र हित के संरक्षण के बारे में ही सोचना चाहिए। यहाँ ये बात जोड़ी जानी चाहिए कि बर्मा के शासकों ने भारत को इस बारे में निराश नहीं किया है, और बगावत के शमन दमन के लिए उत्तर पूर्व में हमें उनकी मदद मिलती रही है। मगर जहां तक तस्करी और सरपार मादक द्रव्यों के व्यापार का सवाल है, उस पर शायद दोनों ही सरकारें आंखें मूंद कर जियो और जीने दो, करो और करने दो की नीति का आचरण करती रही। इस बात का उल्लेख थोड़ा विस्तार से इसलिए जरूरी है कि जब जब हम चर्चा करते हैं आसियान की, तो हमारे सामने वही समस्या आती है कि भारत जब किसी क्षेत्रीय संगठन के साथ संबंधों की बात करता है, तो क्या हमारी विदेश नीति और हमारे राष्ट्रीय हित का संचालन उस क्षेत्रीय संगठन की सामूहिक नीतियों के अनुसार होगा? क्या उसके भीतर आंतरिक सहमति है या मतभेद है, या उसकी जो सदस्य देश हैं उनमें जो अलग अलग बड़े देश हैं उनके साथ हमारे उभय पक्षीय रिश्ते हमारे राष्ट्रीय हितों को सबसे अच्छी तरह से संचालित कर सकते हैं? इनमें यदि आप देखें तो सहकार की सबसे अच्छी जमीन इंडोनेशिया के साथ हमको नजर आती है, मगर वो क्यों नहीं हो पाया? वो इसलिए नहीं हो पाया कि शीत युद्ध के काल में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत नेतृत्व कर रहा था, तो दोनों ही पक्ष भारत के विरोध में थे। अमेरिका को लगता था वह शत्रुओं के साथ है, और चीन को लगता था कि वो बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है एशिया में, जबकि चीन का आकार, चीन की जनसंख्या, चीन की सैनिक क्षमता भारत से कहीं बड़ी थी। तो चीन ने भारत से अलग करने का काम
इंडोनेशिया को किया। वही सुकार्नो जो कभी ये कहते थे कि हजारों साल की मैत्री अगले 1000 साल तक भी चलनी चाहिए, सबसे पहले छिटक कर चीन के साथ चले गए। जब चीन ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुकाबले खड़ा किया अफ्रो एशियाई आंदोलन, नवोदित राष्ट्रों का जुझारू आंदोलन, न्यू इमर्जिंग फोर्सेस का आंदोलन, बेलग्रेड के सम्मेलन में नेहरू और सुकार्नो का विरोध टकराव एकदम साफ हो गया। एक पक्षधरता अंतर्राष्ट्रीय शांति का, एक था उपनिवेशवाद विरोध का। उसी दौरान चीन ने भारत के साथ सीमा संघर्ष के पहले ही उस धुरी का निर्माण आरंभ किया जो बाद में बीजिंग पिंडी जकार्ता धुरी कहलाई। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तत्कालीन बहुत ही प्रतिभाशाली विदेश मंत्री पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जिन्होंने आगे आने वाले वर्षों में अमेरिका को यह भी आश्वासन दिलाया कि ये नया समीकरण उनके हित में है। यह वह दौर था जब महिमा मंडन किया चीन ने सुकार्नो का, जब चीन में चीन वंशियों के नेतृत्व वाली इंडोनेशियाई कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सक्रिय थी। तो इन दोनों का प्रभाव ये था कि मलेशिया को कुचल डालने, मलेशिया को ध्वस्त करने के लिए गंजंग मलेशिया, क्रश मलेशिया का नारा बुलंद किया सुकार्नो ने। और भारत पक्षधर था राष्ट्रकुल के कारण मलेशिया का, भारत पक्षधर था सिंगापुर का। और ये मलेशिया को जब दबाने कुचलने की बात कर रहे थे सुकार्नो, तो भारत इसका समर्थन नहीं कर सकता था। इन्हीं दिनों उत्तरी कालीमांतान को लेकर एक सीमा विवाद शुरू हुआ था। वहां भी लोगों का कहना था कि ब्रुनेई में अजहरी नाम के एक आदमी ने बगावत का झंडा बुलंद किया था, जिसका दमन किया जा सका। उसने शरण इंडोनेशिया में ली। मगर तब मलेशिया और सिंगापुर को यह लगता था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में उनके कब्जे में जो भूभाग उत्तरी बोर्नियो का था, सारावाक का और साबा का, वो अब संकटग्रस्त हो सकता है। और साबा के भूभाग पर दावा पेश कर रहा था फिलीपींस भी अपना। और यहाँ हम ये भी ना भूलें कि फिलीपींस बुनियादी तौर पर रोमन कैथलिक बहुतायत आबादी वाला देश है, मगर उसका जो दक्षिणी छोर है, जो सोलो द्वीप समूह है, वहां एक इस्लामी सल्तनत वर्षों से काम करती थी। ये सल्तनत लगभग अराजक थी। ये सल्तनत समुद्री डाकुओं की थी जो लूटपाट करते थे, मगर उनका अपने क्षेत्र पर प्रभाव था। तो ये लोग भी साबा पर कब्जे की बात कर रहे थे। तो ये जो विवाद 60 के दशक के मध्य में था, लगभग 60 के 70 के दशक के आरंभ तक ये चलता रहा, जब तक इंडोनेशिया सुस्थिर नहीं हुआ। ये भीतरी मतभेद बहुत ही बुरी तरह से चल रहे थे इन सदस्यों के बीच में। और इन्हीं दिनों सुकार्नो ने हिंद महासागर का दूसरा नामकरण कर दिया, इंडोनेशियाई महासागर। वो संयुक्त राष्ट्र से बाहर आ गए और उन्होंने, जब तक वो सत्ता में रहे, भारत के साथ संबंध सुधरने की कोई संभावना शेष नहीं रही। दूसरी संभावना जो थी वो हिंद चीन में कंबोडिया के क्षेत्र में थी। मगर कंबोडिया और लाओस 1960 के दशक से युद्ध विराम तक, युद्ध समाप्त होने तक, 1970 के दशक के लगभग मध्य तक उस गृह युद्ध की चपेट में रहे, उस युद्ध की चपेट में रहे जो हिंद चीन में 1946-47 से शुरू हुआ था। 54 में एक छोटे युद्ध विराम के बाद, जिनेवा सम्मेलन के बाद, फिर जिसका विस्फोट हुआ था। और अमेरिकनों की दखलंदाजी के कारण, एस्केलेशन की नीति के कारण जो निरंतर रक्त रंजित होता रहा था, उसने वंशनाशक रूप ले लिया था। और जब एकीकरण हुआ भी तो वियतनामियों को पहली चिंता ये थी कि जिन लोगों ने सहयोग या समर्थन किया था अमेरिकियों का, उनका कितना उत्पीड़न अब साम्यवादी करेंगे। तो वो दौर था जब वियतनामी बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के रूप में निकले और नावों पर सवार होकर बोट पिपल कर दर बदर भटकते रहे। इस युद्ध के समाप्त होने के पहले जो होचिमिन ट्रेल थी, जो होचिमिन पथ कहलाता था, जिसके जरिए चीन से हथियारों और रसद का आवाजाही होती थी, लेन देन होती थी दक्षिण वियतनाम तक, वो पथ गुजरता था लाओस से होता हुआ, कंबोडिया से होता हुआ। और कंबोडिया में एक छोटे समय के लिए पोल पोत का शासन हुआ, जो बिल्कुल बेशर्मी से माओवादी थे, क्रूर थे, उत्पीड़क थे। कोई संभावना भारत के लिए वहां कोई भूमिका निभाने की नहीं थी। और एक बार जब वियतनाम का युद्ध समाप्त हो गया, वियतनाम का एकीकरण हो गया, तो भारत के राजदूत पहली बार वहां पहुंचे। मगर भारत के लिए कुछ करने के लायक कम बचा था, क्योंकि जब तक वियतनाम में युद्ध चल रहा था, वियतनाम विभाजित था, भारत का समर्थन निरपेक्ष देश के रूप में, तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कमोबेश होचिमिन के उत्तरी वियतनाम को मिलता रहा था। तब यह भी तर्क दिया जाता था कि भारत भले ही टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत परिष्कृत न हो, दक्षिण पूर्व एशिया के कई ऐसे देश हैं जिनको माध्यमिक टेक्नोलॉजी चाहिए, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, बीच की टेक्नोलॉजी चाहिए। उनको मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ियां नहीं चाहिए, उनको साइकिल चाहिए, उनको टॉर्च के सेल चाहिए, उनको प्राण रक्षक दवाइयां चाहिए, उनको खेती बाड़ी के लिए जो साधन है वो चाहिए।
इनमें भारत की क्षमता थी और ये माना जाता था कि भारत कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में, बर्मा के कुछ हिस्सों में इसका प्रयोग कर सकेगा। मगर युद्ध के चलते ये संभावना धूमिल हो गई और कुछ भारतीय उद्यमी थे, बिरला जैसे, जिन्होंने पहली भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए थाईलैंड में और इंडोनेशिया में कुछ काम शुरू करने की कोशिश की। मगर ये काम आगे बढ़ पाता बहुत पहले। युद्ध की विभीषिका के कारण वियतनाम से तो हम वर्जित हो गए, फिर हम कंबोडिया से बाहर चले गए, लाओस में हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचा था और थाईलैंड लगभग अमेरिकनों का एक सैनिक अड्डा बन चुका था, एक ऐशगाह बन चुका था। वहां भारतीय मूल के कई लोग हैं, मगर उनका काम करने का पैमाना छोटा था और राष्ट्रहित की बात उनके साथ करना सिर्फ सांस्कृतिक साझेदारी की बात हो सकता था। राष्ट्रीय हित के किसी सामरिक पक्ष की बात करना वहां बेकार की बात थी। यहाँ कुछ और छोटी छोटी बातों का जिक्र जरूरी है आसियान के संदर्भ में भी। भारत की कोशिश शुरू से यह रही है कि उसे आसियान की सदस्यता मिल जाए और उसे आसियान की सदस्यता नहीं दी गई है। आज भी यदि आप जाकर देखें तो आसियान धन 3 जब बात होती है तो उसमें चीन और जापान का उल्लेख होता है, मगर भारत का नहीं होता है। जब आसियान क्षेत्र की बात होती है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ जाते हैं, तब भी भारत नहीं आता है। पर्यवेक्षक के रूप में, विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में उसे कभी कभार इन जमावड़ों में हिस्सा लेने दिया जाता है। तो मतलब कुछ हाल ये है कि भारत की उतावली आसियान में जाने की ज्यादा है और आसियान के जो नेता हैं वो भारत को उससे बाहर रखना चाहते हैं। ये बात इसलिए समझ में आती है कि यदि भारत को आसियान का सदस्य बनाते हैं तो फिर इंडोनेशिया का जो इस क्षेत्रीय नेतृत्व की दावेदारी का मामला है उसका क्या होगा। और जिस तरह की दावेदारी इंडोनेशिया करता है, लगभग उसी तरह की दावेदारी करने का हकदार वियतनाम भी है, क्योंकि वियतनाम आकार में बहुत छोटा नहीं है, उसका सांस्कृतिक इतिहास भी 1000 साल पुराना है और भले ही चीन ने उसकी मुक्ति संग्राम में मदद की थी, चीन के साथ सीधा सैनिक टकराव कर जिसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है कुछ गिने चुने देशों में वियतनाम भी एक है। और छापामार युद्ध में जितनी बड़ी विरासत माओ अपनी मानते हैं, जनरल जियाप और हो ची मिन्ह की विरासत उससे कमतर नहीं आंकी जा सकती है। अमेरिकी दैत्याकार सैनिक शक्ति का जिस तरह से मुकाबला उन्होंने किया और एक बार लगभग 5 लाख अमेरिकी सैनिक तैनात थे इस मोर्चे पर। नेपाल बमों का प्रयोग हुआ, एजेंट ऑरेंज का प्रयोग हुआ, वनस्पतियों का नाश किया गया, मानवाधिकारों का हनन निर्मम भाव से हुआ, मगर उसके हजारों वर्ष पुराने बनाए बांध तोड़े गए, खेती बाड़ी बर्बाद की गई, बड़े बड़े ऐसे कोटर गढ़े बना दिए गए जिनको भरना असंभव था। एक पूरे देश समाज की संस्कृति को वेश्यावृत्ति की और सोच में बदलने का प्रयास किया गया, मगर उस सब के बावजूद वियतनाम न पराजित हुआ न नष्ट हुआ। तो वियतनाम की जातीय स्मृति इस भूभाग में जो हिंद चीन कहलाता है अपने को स्वाभाविक नेता मानती है और शायद चीन की बढ़ती क्षमता का प्रतिरोध करने के लिए भी। 2 बातों का उल्लेख यहाँ और जरूरी है जो भारतीय विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पूरे इलाके में, जिसे आसियान कहते हैं, इसको जापान के विस्तारवादी शासकों ने एक नया नाम दिया था, को प्रोस्पेरिटी स्फीयर, अर्थात सह समृद्धि का क्षेत्र। उनका कहना यह था कि अगर जापानी इस पर कब्जा करेंगे तो वो एशियाई हैं, वो यूरोपीय औपनिवेशिक शासकों यहाँ से खदेड़ देंगे और फिर हम लोग परस्पर लाभदायक काम यहाँ करेंगे। मगर दुर्भाग्य से ये को प्रोस्पेरिटी स्फीयर की जो अवधारणा थी वो युद्ध के दौरान यूरोपीय शासकों को खदेड़कर इन देशों के इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का जापान के युद्ध अभियान के हित में प्रयोग करने वाली थी। और इन अनेक जापानियों ने स्थानीय निवासियों का शोषण किया, विशेषकर चीनियों का, और जिसकी कटु स्मृतियां आज भी मलया में हैं, आज भी इंडोनेशिया में हैं और बर्मा में भी हैं। और कई लोगों को लगता है कि जापानी उत्पीड़क शोषक ही थे, यूरोपीय साम्राज्यवादियों से कम नहीं, उनमें एशियाई भाईचारा लगभग नहीं था। अब जो समस्या होती है वही उठती है, वो यह है कि इस लड़ाई के दौरान, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान, नेताजी सुभाष बोस ने मदद ली थी जापानियों से और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया था भारतवंशियों की मदद से, जिसको कुछ सहायता स्थानीय लोगों ने भी दी थी। मगर ये यादें हमारे लिए यादगार और रोमांचक करने वाली है। मगर जहां तक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है, वो आज भी यह कल्पना करते हैं, आशा करते हैं कि जापानी उनसे क्षमा याचना करेंगे उन युद्ध अपराधों के लिए जिनका शिकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लोग हुए थे और जो उन्होंने यहाँ के साधनों का दुरुपयोग किया था। तो कहीं ना कहीं जब हम दक्षिण पूर्व एशिया, आसियान और भारत की बात करते हैं
तो 4-5 चीजें आपस में एक पहेली की तरह गड्ढ-मड्ढ होती हैं। इनमें कुछ देश हैं जिनके संग भारत के रिश्ते हज़ारों साल पुराने हैं, सांस्कृतिक हैं। हम लगभग भाषा की दृष्टि से, अनुष्ठान की दृष्टि से एक से जान पड़ते हैं। इंडोनेशिया हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, थाईलैंड हो। कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे नाते इस कारण घनिष्ठ रहे हैं कि वो ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं, जिनमें मलेशिया है, सिंगापुर है। कुछ देश, बर्मा है। कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे नाते इसलिए हैं कि वो राष्ट्रकुल का हिस्सा भी रहे थे। कुछ देशों के साथ इसलिए हमारे नाते निकट समझे जा सकते हैं कि वहाँ इस्लाम बहुल आबादी है और भारत में इस्लाम बहुल आबादी है। मगर क्या हम अपनी इन भारत की अलग-अलग पहचानों का सन्निपात या मिश्रण कुछ ऐसे रचनात्मक ढंग से कर सकते हैं कि हमें एक जगह जो लाभ हो रहा है, उसकी हानि हमें दूसरी जगह न हो? यदि आप देखें तो कट्टरपंथी इस्लाम का प्रसार आज न केवल मलेशिया में हो रहा है, वो थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में भी हो रहा है। मलेशिया से इसका संक्रमण हो रहा है। और जिन जिन रोहिंग्याओं को लेकर, मानवाधिकारों के हनन की बात को लेकर सारा विश्व चिंतित है, वहां भी कट्टरपंथी वहाबी इस्लाम के कारण टकराव उनके और बर्मन बौद्धों के बीच में हो रहा है। यदि आप देखें तो इंडोनेशिया में भी प्रम्बानन के मंदिर के इलाके में आतंकवादियों ने बम विस्फोट किए हैं। बाली के इलाके में बम विस्फोट किए हैं, जिनमें बहुत सारे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटकों की जानें गई हैं। और आज भी वहां की राजनीति में जब किसी कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी को मृत्युदंड सुनाया जाता है कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, तो एक राजनीतिक अस्थिरता का संकट जकार्ता में पैदा हो जाता है। तो जो बहुलवादी समाज भारत की तरह ही समन्वयात्मक था, बल्कि जिस तरह हमारे यहाँ एकता की का नारा है, उनके यहाँ भी इसी तरह का नारा है। इंडोनेशिया भी इस जहर से मुक्त नहीं है। तो यदि हम इस्लामी विरासत की बात करते हैं, तो क्या हम कहीं न कहीं उस कट्टरपंथी को अनायास तो नहीं भड़का रहे हैं, जिसके आधार पर हम उससे नाता नहीं कर सकते? आज जिस जाकिर नायक को वापस लौटाने से मलेशिया इनकार कर रहा है, उसी मलेशिया में जब कुरान शरीफ की पढ़ने की प्रतिस्पर्धा होती थी, तो भारत अपनी टोलियां भेजा करता था। तो भारत के लिए यह दुविधा है कि वह इस क्षेत्र में अपनी हिंदू बौद्ध विरासत का जिक्र करे या साझे की इस्लामी विरासत का जिक्र करे, जिसकी सूफी विरासत को आज लगभग नष्ट किया जा रहा है। शैव, वैष्णव, बौद्ध और इस्लामी सूफी सिलसिला एक साथ रह रहे थे और जनजातीय परंपरा भी थी। मगर ऐसे ही क्या जो बौद्ध धर्म वियतनाम में है या जो बौद्ध धर्म बर्मा में है, सिर्फ उस बौद्ध धर्म के आधार पर हमारे रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं? और यदि हम शुद्ध यथार्थवादी दृष्टि से सोचें, तो इनमें तेल उत्पादक देश कौन है, वो हमारी आपूर्ति किस हद तक कर सकते हैं और किस हद तक हमारा आर्थिक नाता जो उनके साथ पिछले दशकों में विकसित हुआ था, अक्षत रहेगा यदि उनकी राजनीति और राजनयिक का तेवर सांप्रदायिक बन जाएगा, जैसा मलेशिया का उदाहरण बतलाता है। भारतीय विदेश नीति के सामने एक जटिल समस्या यह है कि जब वह आसियान के साथ भारत के संबंधों की बात पर विचार करता है, तो हमें यह समझ नहीं आता कि हम किसी क्षेत्रीय संगठन के साथ अपने संबंधों को संचालित कर रहे हैं, जिसके सभी सदस्यों में एक सहमति है, और जो हम समझौते, साझे, संधियां कर रहे हैं, उन पर किस तरह क्रियान्वयन होगा। आसियान का जब से संगठन हुआ है, तब से अब तक जाने कितने संगठनों, संधियों, समझौतों पर बातचीत हो चुकी है, हस्ताक्षर हो चुके हैं। कुछ का मकसद है सांस्कृतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाना, कुछ का मकसद है आर्थिक तकनीकी सहकार को बढ़ावा देना, कुछ का मकसद है अंतरिक्ष अन्वेषण में एक दूसरे का साथ देना। मगर इन पर अमल कैसे होगा, ये समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम लागू कैसे होगा, सरकारें इनके प्रति कितना प्रतिबद्ध हैं, एक सम्मेलन से दूसरे सम्मेलन के बीच कितना इनको महत्व दिया जाएगा, यह सोचने लायक है। हमारी समझ में जब तक भारत को इस संगठन से अलग थलग रखने का प्रयास इसके जन्म से आज तक निरंतर किया जाता रहा है, यह सोचना व्यर्थ है कि भारत किसी ऐसे समझौते को अंजाम दे सकता है जो पूरे क्षेत्रीय संगठन की सहमति को मुखर करता हो, उसका प्रतिनिधित्व करता हो। आज भी यह कह सकना कठिन है कि इसके सभी सदस्य देशों के कुछ सामूहिक हित ऐसे हैं जो क्षेत्रीय हित हैं, जिसके बारे में उनकी सहमति है। और यदि कुछ ऐसे हित हैं भी, तो क्या उनका सन्निपात भारत के हितों के साथ हो रहा है? यदि आप देखें तो भारत दक्षिणी चीनी सागर में, जो हिंद महासागर का उत्तरी छोर है, चीन के आक्रामक विस्तार को रोकने के लिए सार्थक राजनय निरंतर प्रयत्नशील रखता है।
उसका एक पक्ष है वियतनाम के साथ सागर तल में छुपे तेल के खोज, तेल के शोध की सहायता करना। जब जब वो उसकी पेशकश करता है तब तक चीन भारत को यह चेतावनी देता है कि यह चीन के अधिकार क्षेत्र में, उसके जो सागर की भूमि है उसके क्षेत्राधिकार में बेकार की दखलंदाजी है। कभी भारत सहम जाता है, कभी भारत अपने तेवर कड़े रखता है। और चीन का कुछ इस तरह का कार्यक्रम है कि वो कृत्रिम द्वीपों के निर्माण से अपनी सीमा रेखा को निरंतर आगे बढ़ाता जाता है, नौसैनिक अड्डे बनाता है, वहां लोगों को बसाकर बस्तियां बनाता है और फिर तरकीब देता है तो यहाँ बस्तियां बहुत पहले से थी, यह पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र चीन का है। तो क्या इस मामले में सहमति सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की, आसियान के सदस्य देशों की एक सी है? आज आसियान का सदस्य देश बर्मा भी है, क्या वह चीन की मुखालफत करने की हिम्मत रख सकता है? क्या वह देश जो लाओस और कंबोडिया हैं, वियतनाम किस हद तक इस क्षेत्रीय हित को देखते हुए या अपने उभय पक्षीय हित को देखते हुए सामंजस्य बैठाएगा? वियतनाम के हित में यह है कि भारत के साथ उसके तकनीकी आर्थिक सहकार की सामरिक जमीन भी मजबूत हो, मगर क्या भारत साझे के सैनिक अभियान करने के लिए तैयार है? एक दूसरी समस्या ये है कि भारत जब बड़े देशों के साथ, इसके सदस्य देशों के साथ उभय पक्षीय समझौते, मुक्त व्यापार के करता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फिर नाम मात्र के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। यदि आप देखें, आज तो ट्रंप के कारण विश्व व्यापार संगठन लगभग ध्वस्त, मृतप्राय पड़ा हुआ है, मगर आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आज जरूरत क्या है जब आप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं और उसकी व्यवस्था के अनुसार सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जरूरत है। हमें लगता है कि कभी न कहीं हमारे दिमाग की घड़ी की सुइयां पीछे अटकी रहती हैं कि जो चीजें किसी ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण थी वो आज 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंत में वह अहमियत नहीं रखती। यदि आप किसी क्षेत्रीय संगठन का सदस्य हैं तो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, जैसा यूरोपीय सदस्य के समुदाय के सदस्य जानते हैं। यदि आप उसके सदस्य नहीं हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कोई महत्व तब तक नहीं है जब तक आप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो और तीसरी जो कठिनाई साथ में है वो यह है कि भारत ने एक साथ इतने मोर्चों पर राजनयिक सक्रियता के प्रदर्शन किया है कि कहीं हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, कहीं हम गंगा मेकोंग परियोजना की बात करते हैं, कहीं हम लुक ईस्ट की बात करते हैं, कहीं थिंक ईस्ट की बात करते हैं, कहीं हम जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड की बात करते हैं, कहीं हम सामरिक साझेदारी चीन तक के साथ करने की बात करते हैं। इन सब से आसियान का जो महत्व हमारी विदेश नीति के लिए हो सकता था, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो महत्व हमारे देश के लिए अलग अलग हो सकता था, उसकी उपेक्षा हो जाती है। आसियान देशों के बारे में एक और भ्रांति से मुक्त होने की बहुत सख्त जरूरत है तत्काल। वह यह है कि इस पूरे क्षेत्र के साथ हमारा आर्थिक व्यापार बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप देखें तो हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बड़े साझेदार हैं उनमें चीन है, अमेरिका है, यूरोपीय समुदाय है, सऊदी अरब है, खाड़ी देश है, रूस है। यदि आप इस तरह से देखें, और अफ्रीका के कुछ देश हैं, यदि हम इस तरह से देखें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो कभी भारत का पिछवाड़ा आंगन नजर आते थे, आज न उनके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उतने महत्वपूर्ण हैं, न हमारे लिए वो शायद उतना महत्वपूर्ण है। तो इस गलतफहमी को पाले रहना नादानी है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी उपेक्षा करें, मगर उनकी प्राथमिकता हमारी विदेश नीति के लिए भू राजनीतिक और सामरिक ही रहेगी। यदि हमने आर्थिक रिश्तेदारी की बात करनी है तो हमें शायद मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस को छोड़कर केंद्रित रहना चाहिए सिर्फ इंडोनेशिया पर, जिसके साथ कई और समानताएं हमारी हैं और जिसकी क्षमताएं हमारी क्षमताओं का पूरक हैं। और कई छोटे छोटे देश हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी उपकृत कह सकते हैं या कहकर कि हमने आपको एक अंतरिक्ष में संप्रेषण वाला कम्युनिकेशन उपग्रह उपहार में दे दिया। मगर इंडोनेशिया बड़े पैमाने पर तेल उत्पादक है। इंडोनेशिया की कुछ समस्याएं अलगाववाद की, असंतुष्ट जनजातियों की, कुछ पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित आर्थिक विकास की हैं, जिनमें भारत का अनुभव साझेदारी का महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं उसकी तकनीकी क्षमता ऐसी है जहां मिलकर कोई सामूहिक कार्यक्रम शोध का हो सकता है। मगर यह कल्पना नहीं की जा सकती है वियतनाम और इंडोनेशिया को छोड़कर किसी और देश के साथ। जो उदाहरण मलेशिया का है या सिंगापुर का है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक मलेशिया एक विकासशील देश था, उसे जरूरत थी भारत की रबर के लिए, टीन के निर्यात के लिए, और आज इन सब के वैकल्पिक साधन सुलभ विज्ञान ने करा दिए हैं।
न मलेशिया को लगता है कि आज वो भारत से अधिक समृद्ध संपन्न देश है। उसने ये बात स्वीकार की है कि उस देश में एकाधिकार संसाधनों पर भूमिपुत्रों का, मलयों का है और भारतवंशियों के कारण तनाव पैदा होता है। चीनियों का उत्पीड़न है, जो चीनी समर्थ थे वो छोड़कर बाहर जा चुके हैं, उनकी जनसंख्या का अनुपात घट रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि जहां उनकी कानूनी व्यवस्था तक में पंचाट की गुंजाइश कम होती जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान्यता संदिग्ध है, वहां उनके साथ आर्थिक व्यापार बड़े पैमाने पर कहीं किया जा सकता है, कठिन है। जो पैमाना सबसे अधिक था वो पाम तेल का था और जो साफ साफ महातिर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि भारत यहां से खरीदता है या वहां से खरीदता है। तो फिर भारत खरीदता क्या है? यदि आप आर्थिक साझेदारों की सूची बनाएं तो आसियान के देशों में बर्मा, लाओस, कंबोडिया इतने नीचे आते हैं कि न उनके लिए हम महत्वपूर्ण हैं, न हमारे लिए शायद वो प्राथमिकता रखते हैं। जब से वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ और विभाजित वियतनाम का एकीकरण हुआ और एक और बात सामने आई, इस पूरे युद्ध के दौरान वियतनाम अमेरिकनों का शत्रु था, जानलेवा संघर्ष चल रहा था। मगर जब एक बार युद्ध विराम हो गया, शांति लौट कर आई, तो अमेरिकनों को लगा कि वियतनाम को फिर से बनाने में उनका योगदान होना चाहिए और वियतनामियों को अमेरिकी टेक्नोलॉजी सुलभ हो गई। तो जब अमेरिकी टेक्नोलॉजी या अमेरिकी उत्पाद सुलभ हुए तो भारत जैसे देशों से जो मदद मिलती थी वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। मगर न केवल वियतनाम बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक दूसरा जो प्रभावशाली परिवर्तन हुआ है वो है ऑस्ट्रेलिया का उदय। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, किंतु उसका आकार बहुत विशाल है और वो अपने आप में एक महाद्वीपीय देश है। वो बहुत खुशहाल है खनिजों की, प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से, और वह काफी खुशहाल है कृषि की दृष्टि से, और उसको जरूरत है पड़ोस के ऐसे बाजार की जहां उसका उत्पाद आसानी से पहुंच सके और वो खर्च बच सके जो दूर तक ले जाने से होता है। एक तीसरा संकट है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो सदस्य रहे हैं पश्चिमी सैनिक गठबंधनों के, उनको हमेशा यह डर लगता है कि चीन शायद उनके ऊपर हावी हो सकता है। तो यदि दक्षिण पूर्व एशिया की प्राचीर उनके और चीन के बीच में खड़ी रहती है तो उनके राष्ट्रीय सामरिक हित, न केवल आर्थिक हित, इससे सधते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्पाद, ऑस्ट्रेलिया की खाद्य सामग्री, ऑस्ट्रेलिया से में पढ़ने की शिक्षा की सुविधाएं जब से दक्षिण पूर्व एशिया में सहज सुलभ हुई हैं, तब से मलेशिया, सिंगापुर भारत से एक दूसरे कारण से भी अलग होते रहे हैं और वियतनाम को शायद उस हद तक हमारी जरूरत नहीं रही है। आजकल जो कुछ हम आयोजन करते हैं वो पर्यटन के बढ़ावे के लिए होते हैं, वो फिल्मों या भोजन के महोत्सवों को लेकर होते हैं, मगर उसी बात को रेखांकित करते हैं जिससे शायद सामरिक हित बहुत आगे नहीं बढ़ता।